विषय में लगातार पहला फेज हुआ तो जी बीजेपी साफ हो रही है जी, बीजेपी को भारी नुकसान है जी, राजपूत नाराज है। दूसरा फेज आया तो जी इसमें तो भाजपा का कुछ है ही नहीं जी। दूसरे तीसरे फेज में आया ये तो यादव लैंड है, यादव मतलब का ये होगा। बहुत सारे नैरेटिव पहले तो करना हर फेज में नैरेटिव का ज्यादा वोट देना हो गया। दूसरे फेज में नैरेटिव सेट हुआ कि राजपूत नाराज है, नाराज। हाँ, जहां पर तीसरा नैरेटिव सेट हुआ कि अब की बार अखिलेश यादव जी ने यादव मुसलमान से हटके बाकी लोगों को वोट दिए, ओबीसी में बाकी लोगों बाकी विशेष कास्टों पे ज्यादा फोकस किया है। चौथा नैरेटिव में शुरू हुआ कि अब की बार मायावती जी ने भी जो सीटों का अपना अलॉटमेंट किया है या सीटें जो बांटी हैं उसमें मुसलमान और जाटव को नहीं रखे और थर्ड कास्ट को दिया है। तो यादव समाज में भी बहुत, आप समझिए आपस में यादव की मुलायम सिंह जी के आने के बाद उन्होंने जो यादवों को एक मंच दिया, एक उनको इज्जत मिली, मान मिला, उनकी सरकार आई तो सबने यादव लिखना शुरू किया। लेकिन यादवों में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ओसी, अही, बाकी सब जैसे लोग हैं। तो उसमें भी अगर आप और डीपली जाएंगे तो वो यादव परिवार जो कि आज खेती बाड़ी से बाहर निकल चुके हैं या छोटे से लेकर बड़े शहरों में रह रहे हैं, देखिए आज उनका झुकाव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बहुत बड़ा है कि अगर 100 वोट किसी भी भाजपा के कैंडिडेट को मिल रहे हैं या भाजपा के 100 कैंडिडेट जीत रहे हैं या एनडीए के 100 कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसमें से 95 केवल मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। नाउ केजरीवाल विल प्रूव दिस थिंग कि भाई अगर वो अंदर बंद थे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पा रहा था, या उनके बंद होने की वजह से मोदी नहीं जीत रहे थे, क्योंकि अब उनके बाहर आने के बाद भी, उनके वक्तव्य देने के बाद भी, उनके तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करने की प्रयासों के बावजूद, कुत्सित प्रयासों के बावजूद भी भाजपा दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीतेगी। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ खलबली सी वो दिख रहा है, चाहे यूपी की सीट को ले, चाहे दिल्ली की सीट को ले, चाहे 4-5 सीटों को लेके राजस्थान में। इसी तरह मतलब देखा जाए तो ये 15-20 सीटों का झोल मोल कहीं ना कहीं हिंदी भाषी प्रदेशों में दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर, वीके टॉक इनिशिएटिव बाय विशेषकर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वरिष्ठ अतिथि के रूप में हमारे बीच में पुनः आ जाए श्री दुष्यंत चोपड़ा जी का भी मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बारे में पहले भी बताया, तो दुष्यंत जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। दृष्टिकोण मीडिया जो कि एक चुनाव सर्वेक्षण की कंपनी है तथा बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए और बड़े बड़े राजनेताओं के लिए चुनावी सर्वे तथा चुनावी प्रबंधन के तमाम कामों को वो देखते हैं। तो दुष्यंत चोपड़ा जी के राजनीतिक अनुभव को लेके होने वाले चुनाव जो चल रहे हैं, अभी चुनाव 4 राउंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट 380 सीटों का लोकसभा चुनाव भी खत्म हो चुका है। तो एक रुझान या एक माहौल क्या है, कैसा है, ओपिनियन पोल से कैसे मैच करता है या नहीं करता, क्या एग्जिट पोल डिफरेंट होंगे, 4 जून को क्या होने की संभावना है, ये सब लेके आज हम दुष्यंत जी को अपने साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है। इन्हीं प्रश्नों को लेके हम दुष्यंत जी से आज बात करेंगे। तो दुष्यंत जी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया, 380 सीटों का चुनाव ऑलमोस्ट हो चुका है। बहुत सारे साउथ स्टेट्स भी हैं, बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं। भाजपा का अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट्स हमेशा भाजपा की स्ट्रेंथ रही है पर साउथ में भी भाजपा धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम लोग देख रहे हैं। अब की बार चुनावी माहौल में आपको कैसे क्या लगता है, जो 400 पार का नारा है और नॉर्थ इंडिया में भाजपा अपना जो भी बेस्ट दे सकती थी आज तक, मुझे लगता है उसके आगे तो देना एक असंभावनाओं को छेड़ना हो जाता है। हाँ, जब आप शिखर को प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक है, उससे ऊपर कहाँ जाएंगे जी। तो वो 330 और 352 के बाद का जो आंकड़ा है, जिसको 400 पार का आंकड़ा कहते हैं, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स में जीतेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि 2 मेन बिंदु जिसके ऊपर मैं अभी बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि
आप पिछले 10 साल, विशेष रूप से 10 साल प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी भी नरेंद्र मोदी जी की एक कार्य प्रणाली रही है, तो उसके ऊपर आप नजर डालेंगे, उसका बारीक विश्लेषण करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वो हवा में ही कोई बात नहीं करते। हालांकि उन पर बहुत आरोप लगाया जाता है विपक्षियों के द्वारा कि वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं या नैरेटिव गढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई भी काम हो, धारा 370 5 अगस्त 2019 को हटाने से लेकर अब तक जितने भी उन्होंने काम किए हों, उन्होंने टाइम एंड अगेन कई मौकों पर ये कहा है कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं, हम जो भी बयान देते हैं, वो ऐसे ही हवा में उड़ के कि भाई रात में सोए और सुबह उठ के कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता। हर एक के पीछे, हर निर्णय के पीछे, हर बयान के पीछे और उनके हर काम के पीछे एक लंबी योजना होती है जिसके ऊपर उन्होंने काम किया होता है, और उस योजना को कैसे एक मूर्त रूप देना है, उसके ऊपर पूरी टीम, एक बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है। भले वो सरकारी काम है तो उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं वो उस पर काम करते हैं, थिंक टैंक काम करता है, और भले वो सांगठनिक मामला है, भाजपा का मामला है, तो उसमें भाजपा का जो थिंक टैंक है वो उस पर काम करता है, निर्णय लेता है, प्लान बनाता है, और उसके बाद उस चीज की घोषणा होती है या कुछ भी कहा जाता है। तो उस नाते जब ये चर्चा आपने शुरू की 400 वाली, तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये वाली बात संसद में बोली, तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते संसद जैसे स्थान पर जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, वहां पर जब उन्होंने ये बात बोली तो स्वाभाविक रूप से बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात बोली, और उनके पास एक प्रॉपर फीडबैक था, जिस फीडबैक की बदौलत उन्होंने इस बात को रखा। अब उसमें जो रियलिटी थी उस पर हम, या कितनी रियलिटी थी उस पर मैं दूसरे बिंदु में चर्चा करूंगा। प्रथम बिंदु तो ये है कि उसके बाद से सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा विपक्ष जितना भी था वो ऐसे छिन्न भिन्न होकर बिखर गया कि आप देखिए उसके बाद से लगातार सभी लोग इसी काम पे लग गए कि चर्चा करो कि 400 सीटें आ रही हैं तो कहां से आ रही हैं, या प्रयास करो कि 400 सीटें नहीं आनी चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाजपा की सरकार ही नहीं आ रही, किसी ने भी ये भी नहीं कहा कि भाजपा 272 तक नहीं पहुंच पाएगी, किसी ने ये भी नहीं कहा हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। क्या कहेंगे, किसको बना रहे हैं? खड़गे जी को बना रहे हैं, राहुल गांधी जी को बना रहे हैं, सोनिया गांधी जी को बना रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कोई नाम नहीं था विपक्ष के पास। तो वो नैरेटिव जो चल पड़ा, वो नैरेटिव ये चला कि भाई 400 सीटें भाजपा की नहीं आनी चाहिए। ए टू जेड सारे विपक्ष का प्रयास, पूरी ताकत इस बात के ऊपर लग गई। अब पिछले कुछ दिनों से ये बोला जाने जरूर लगा है कि भाई नहीं 272 भी भाजपा नहीं ला पाएगी, भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी। अभी एकदम चौथा फेज आने तक उनके दिमाग में ये वाली घंटी बजी कि भाई ये तो प्रधानमंत्री की पिच पर खेल रहे थे, अभी तक उन्हीं की पिच पर बैटिंग कर रहे थे, बैट भी उनका दिया हुआ था, बॉल भी उनकी थी, मैदान भी उनका था, खिलाड़ी भी उनके थे, ये तो उनकी दी हुई डुगडुगी बजा रहे थे। तो अब आप देखिए राहुल गांधी समेत बाकी नेताओं ने कुछ कुछ बोलना शुरू किया कि 272 सीटें भी भाजपा नहीं ला पाएगी। लेकिन अब जिसको कहते हैं ना कि गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल चुकी है, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। अब दूसरा बिंदु पर आते हैं कि 400 सीटें कहां से आएंगी या कैसे आएंगी। इस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना मीडिया के द्वारा, सेफोलॉजिस्ट के द्वारा, या इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित रोज शाम को पिछले 3 महीने से जो अपने बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर 5 बजे से लेकर 11 बजे तक टाई वाई कस के कोट पहन के एकदम बाबू साहब बन के बैठ जाते हैं और दिन रात पिले हुए इसी बात पे चर्चा, 400 कहां से आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे। कुछ लोग हैं जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं कि नहीं 400 आ जाएंगी, और कुछ लोग जो घोर मोदी विरोधी हैं, चाहे वो रवीश कुमार हों, चाहे वो अजीत अंजुम हों, चाहे कोई भी हो, वो अपना नैरेटिव गढ़ रहे हैं, अरे साहब रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, 400 कहां से आएंगी। लेकिन आप एक अगर भारत की राजनीति के ऊपर नजर डालें तो 1952 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, तो साहब 400 सीटें एक सिंगल पार्टी को एक ही बार मिली थी, वो 1984 में मिली थी जब कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस को वो जो 400 प्लस सीटें मिली थी वो एक विशेष परिस्थिति थी।
इंदिरा जी की हत्या हुई थी, जी, उनकी हत्या तो के बाद sympathy जो vote एक था सिंपैथी basically, एक वेव उभरी थी, हम्म, उसका कांग्रेस को भी ये अंदाजा नहीं था कि देश भर में 400 सीटें उनको मिल जाएंगी। हम्म, अब उन 400 सीटों का भी आप आकलन करें तो जो नॉर्थ के जितने भी राज्य थे, यहां पर उन्होंने भरपूर समर्थन दिया। जो साउथ के राज्य थे, वहां पर भी पूरी तरह से कांग्रेस, आप देखिएगा, जी, आप 84 के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो 84 में भी कांग्रेस को मतलब सैचुरेशन पॉइंट पर वो नहीं पहुंच पाई थी। जी, तभी 415 पर नहीं पहुंची थी, नहीं तो 450 पहुंच जाती, पौने बिल्कुल, 500 पहुंच जाती। बिल्कुल, तो साउथ के कुछ राज्यों ने तब भी हाथ खींच कर वोट दिया था। वेस्ट बंगाल की अगर आप नजर डालें, 1984 में, अगर मुझे सही याद पड़ता है, तो उस समय कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली जी, थी। कम्युनिस्ट बहुत वोट देते थे उस कम्युनिस्ट को बहुत बड़ा बड़ा होल्ड था समय। जी, तो इंदिरा जी की हत्या के बाद उपजी जो सहानुभूति की लहर थी, उसका वहां पर असर नहीं दिखा, वो भी नहीं तोड़ पाई उस चीज वो भी उस चीज को नहीं तोड़ पाई। तो वो 84 के बाद आज 40 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है इस तरह से कि पैन इंडिया एक पार्टी या एक समूह को ये देश भरपूर समर्थन देने जा रहा है, जी, जिसके चलते एनडीए, भाजपा और बाकी सहयोगी दल वो 400 से ऊपर सीटें लाने जा रहे हैं। ये बात आप तय जान लीजिए। बहुत एक साइलेंट वेव है, जिसको या तो पॉलिटिकल पंडित पढ़ नहीं पा रहे, या वो पढ़ पा रहे हैं तो अपने निहित हितों या स्वार्थों के चलते, मैं ऐसे ही शब्द यूज कर रहा हूं, माफी चाहूंगा उनसे, वो उस चीज को ऑन कैमरा स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने अपने आपके साथ ही बैठे जब पिछली बार चर्चा करी थी, मैंने तब भी कहा था कि अगर आप ईमानदारी से फील्ड में निकलते हैं, जनता के डिफरेंट सेक्शंस जो एक एक पैरामीटर्स हैं कि भाई हमने एक सोशियो इकोनॉमी सेक्टर में इतने लोगों से मिलना है, जेंडर में 50% महिलाओं से बात करनी है, इनसे बात करनी है, धार्मिक समूह में इनसे बात करनी है, जातिगत समूह में इनसे बात करनी है, एज ग्रुप में इनसे बात करनी है, तो वो उन सब पैरामीटर्स को आप फॉलो करते हुए जब आप एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं, तो वाकई में आपके पास एक रियल पिक्चर निकल कर आती है। अगर वो रियल पिक्चर आप ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन नहीं दिखा रहे, तो उसके दो ही कारण होते हैं। या तो आप अपने निहित स्वार्थों के चलते, या वो चैनल अपने निहित स्वार्थों के या कमिटमेंट्स के चलते सही पिक्चर देते नहीं, या फिर सर्वे करने वाली जो टीम है उसने वहीं अपने एयर कंडीशन रूम में पुराने आंकड़े निकाले, आंकड़ों का खेल खेला, डाटा इधर से उधर किया, कुछ इधर की खबर पड़ी, कुछ उधर की खबर पड़ी, और आपको थाली में सजाकर परोस दिया। इसीलिए वो लोग गलत साबित होते हैं। राइट, भाजपा और एनडीए के 2019 में बिना 400 की घोषणा के भी 353 एमपी तो थे ना, 47 एमपी ही तो चाहिए। जी, तो आप 47 एमपी की अगर आप गिनती करेंगे साहब, तो आप देखिए 9 ऐसी स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स जी, जहां भाजपा, एनडीए छोड़िए, भाजपा अपनी सीटें सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्रीज करने जा रही है, खाता खोलने जा रही है। जी, उसमें पहली 4 स्टेट्स आप साउथ की ले लीजिए, केरल में खाता खुलने जा रहा है, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, तमिलनाडु में सिग्निफिकेंटली एक बड़ा प्रोमिनेंट रूप में खाता खुलने जा रहा है, एनडीए का भी और भाजपा का भी। तमिलनाडु के बारे में तमाम डिबेट्स में भी देखना, और वही आपकी बात भी हो सकती है, बहुत हाँ, पत्रकार है, हम्म, अपने रूम फ्रेम में देख के 10 इंटरव्यू खुद ही देख के उसका कंक्लूजन निकाल के वो लोग हाँ, कुछ भी हाँ, बोल देते हैं, ग्राउंड ठीक जीरो है। में शायद नहीं रहते होंगे। तेलंगाना में भाजपा अपनी सीटें बढ़ाने जा रही है, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में वो लोग टीडीपी के साथ लड़ रहे हैं, और टीडीपी, और वहां पर जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स दृष्टिकोण मीडिया के पास हैं, वो यही है कि टीडीपी एक भारी जीत की ओर विधानसभा में बढ़ रहा है, और भाजपा का भी वहां पर अच्छा खासा खाता खुलने जा रहा है, और एनडीए के रूप में टीडीपी, प्रजा राज्यम और भाजपा, ये 25 में से एक मेजर शेयर 25 लोकसभा सीटों में से लेकर आ रहा है। तो यानी 4 स्टेट्स तो आपकी ये हो गई, मैंने 9 जी, स्टेट्स की बात करी। जी, जी, 2 स्टेट्स आपकी पूर्व में, हम्म, जहां पश्चिम बंगाल में पिछली बार इनकी 18 सीटें थी। अपना आकलन ये है, जो रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है, भाजपा 24 मिनिमम सीटें लाएगी, अधिकतम ये 30 तक भी जा सकती है वेस्ट बंगाल की मैं तीस तक बात जाएंगी तो फिर तब क्या विधानसभा भी लड़ जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है। वो उसके बाद किसी और कार्यक्रम में आपसे जी, चर्चा जी, करूंगा, जी, वहां पर भी बहुत विधानसभा के स्तर पर चेंजेस होने वाले हैं।
दूसरी ईस्ट की स्टेट आप ले लीजिए उड़ीसा। जी उड़ीसा में इनकी पिछली बार 8 सीटें थी, टोटल 21 सीटें हैं। और जिस तरह के वहां पर हालात हैं और जिस तरह की, मैं नाम लेकर बोलूंगा कि नूरा कुश्ती हो रही है जी बीजेडी और बीजेपी के बीच में। जी कांग्रेस का वहां से सुपड़ा साफ पहले भी था, अभी भी हाँ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उसमें होगा ये कि भाजपा अपना नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ाने जा रही। मेरा मानना यह है कि वो 8 से 14 या 16 तक छलांग लगाएगी 21 में से। 6 स्टेट्स हो गई साहब आपकी, 4 साउथ की, 2 ईस्ट की। इसमें आपको एक रोकना कुछ अपने बताना चाहूंगा। जी जैसे कि तमिलनाडु और हम लोग उड़ीसा की बात कर रहे हैं, हाँ, भाजपा के पास अब की और विकल्प खुले थे कि तमिलनाडु में भी जयललिता गुट से वो लोग हम अपना टाई अप करके चुनाव को लड़े, शायद और बेहतर की तरफ जा पाते। इसी तरह उड़ीसा में भी बीजू भट्टाचार्य जी ने काफी प्रयास करे कि भाजपा उनके साथ टाई अप करके एक साथ लोग चुनाव लड़े। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल भाजपा की भी एक लॉन्ग साइड रही, इसमें थॉट प्रोसेस रहा होगा कि उन्होंने चाहे इमीडिएट में हो सकता है एक आध सीट ऊपर नीचे का अंतर जरूर रह जाएगा, उनके थॉट में ये हो सकता नहीं भी रहे, लेकिन अगर उन्होंने टाई अप लोकसभा का नहीं किया तो विधानसभा के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निश्चित या भविष्य बहुत निश्चित दिख रहा है दोनों स्टेट्स में भाजपा। हाँ देखिए, वही है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। अगर शॉर्ट गेन की तरफ भाजपा देखती तो स्वाभाविक रूप से अकाली दल से वो गठबंधन करती, पंजाब में AIADMK को साथ लेकर आती, तमिलनाडु में इसी तरह से और कई पार्टियों के साथ वो लोग, बीजेडी के साथ वो स्वाभाविक रूप से जा सकते थे। आप सोचिए ना कि एक ऐसी स्टेट जहां 21 लोकसभा की सीटें हों, वहां पर नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े, ऐसा लगभग तय हो गया था, होने जा रहा था। लेकिन भाजपा ने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक दूरदृष्टिता दिखाई और उन्होंने कहा कि अभी हमारे जितने भी गेन हो या लॉस, हमें लॉन्ग टर्म में भाजपा का जो परिदृश्य बढ़ाने का अगर हमारे प्लान के ऊपर चलेंगे तो हमें अकेले ही चलना चाहिए। और उसी नीति पर चलते हुए आप देखिए तमिलनाडु में आज जो अन्ना मलाई कमाल कर दिखा रहे हैं, वो उसी बात का नतीजा है। अगर ये AIADMK के साथ पैक्ट कर लेती बीजेपी तो आज जो 4 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे, मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, जो चौंकाने वाले नतीजे तमिलनाडु से आने वाले हैं वो नतीजे नहीं आ पाते। तो ये ईस्ट की 2 स्टेट हो गई, साउथ की 4 स्टेट हो गई। अब आप आ जाइए नॉर्थ की स्टेट्स पर। नॉर्थ की स्टेट में भाजपा पंजाब में सिग्निफिकेंट गेन करने जा रही है। पिछली बार 2 सीटें थी, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ है। एग्जैक्टली, ना सिर्फ हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है बल्कि जो मजहबी सिख हैं, जो रविदास समुदाय है, डेरे हैं, वो सब के सब आज बीजेपी की ओर देख रहे हैं और उनका झुकाव उनकी तो और बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार भाजपा की ओर देख रहे हैं, यही चर्चा पहली बार चली है, यही चर्चा विधानसभा के समय भी चली थी। लेकिन तब क्या था कि एक कुछ माहौल ऐसा बन गया था कि विधानसभा का चुनाव था और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान थे, भाजपा के पास कोई नेतृत्व, प्रदेश स्तर का नेतृत्व नहीं था, तो पूरी तरह से पलड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ झुक गया। लेकिन हाँ, अभी पिछले कुछ समय में जो आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी कारगुजारियां दिखाई हैं, उसके चलते आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोगों का मोहभंग हुआ है और विशेष रूप से हिंदू समुदाय का मोहभंग हुआ है। देखिए हिंदू वहां एक मेजर चंक है, 40% अबव। अच्छा, 40%? जी बिल्कुल, पंजाब में 40% से ज्यादा हिंदू वोट है, बड़ा वोट है। तो वो वोट हमेशा कांग्रेस को बैक करता आया था। हमेशा वो लोग कांग्रेस को वोट दिया करते थे, उसी के बलबूते, पिछले उस हिंदू वोट के बलबूते या थोड़े से सिख वोट के बलबूते पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इस बार आप देखिए वही पलटी खाएगा। मेरा अपना यह मानना है कि भाजपा वहां पर 7 से 8 सीटें ले सकती है। और एक और भी चीज जो मैं फोर्स ही कर रहा हूं, अब पता नहीं मैं कितना सही साबित होऊंगा, कितना गलत साबित होऊंगा, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का इस बार पंजाब से सफाया हो जाएगा। 13 की 13 सीटें भाजपा और अकाली दल आपस में मिलकर बांट लेंगे। अकाली रिवाइव उसका कारण है, देखिए सिख वोट, पंथक वोट, जट सिख का वोट, वो उनका कंसोलिडेशन अकाली दल का शुरू से रहा है। लेकिन उनके जो 10 साल लगातार सरकार रही, उसका जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्रिएट हुआ, कुछ इल्जाम इनके बादल परिवार पर लगे, कुछ इनके जो साले साहब है, मजीठिया साहब, उनके ऊपर जो इल्जाम लगे,
उस सब के चलते इनका वोटर टूटा और आम आदमी पार्टी की तरफ झुका। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का वो वोटर जो कांग्रेस से आया था वो भाजपा की ओर शिफ्ट हो रहा है, और वो वोटर जो अकाली दल से आया था वो वापस अकाली दल की ओर लौट रहा है। तो उसके चलते मुझे ये लगता है कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जब 4 तारीख को परिणाम आए और कांग्रेस और अकाली दल दोनों का वहां से सुपड़ा साफ हो जाए, और अकाली दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां से सुपड़ा साफ हो जाए, और अकाली दल और भाजपा मिलकर 13 की 13 सीटें आपस में बांट लें। ये हो सकता है। अब पंजाब के अलावा नॉर्थ की दूसरी स्टेट पर आप आ जाइए, वो स्टेट है जो डिबेट में देख रहा था उसमें तो वो अकाली दल को तो टोटल सीट्स में अगर देखा जाए तो अभी भी मेजर चंक आपकी तरफ ही फेंक रहे हैं वो लोग। हाँ, देखिए क्या है कि एक बहुत ही सम्माननीय, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र से, भाऊ तोरसेकर अक्सर एक बात कहते हैं, खासकर आजकल के चुनाव के विषय में, कह रहे 4 तारीख तक तो मोदी रोज हारेगा। अच्छा, सुबह से शाम हारेगा, हर चैनल पे हारेगा, हर अखबार में हारेगा, हर यूट्यूब चैनल पे हारेगा मोदी। और 4 तारीख को सुबह जो मोदी जीतना शुरू होगा, 4 तारीख की शाम तक आते आते बाकी सब साफ हो जाएंगे। ये जो नैरेटिव क्रिएट होता है मोदी जी के लिए, मोदी जी को हार के देखते ही कुछ लोगों की टीआरपी बढ़ जाती है क्या? देखिए ये ना एक बड़ा शोध का विषय है। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए कि मोदी विरोध के नाम पर जितने आज यूट्यूब चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब लोग खूब बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को जो टीआरपी मिलता है या यूट्यूब चैनल पर जो ट्रैफिक आता है, तो यूट्यूब चैनल के ट्रैफिक को तो आप चेक कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप रवीश कुमार को, अजीत अंजुम को, अभिसार शर्मा को, पुण्य प्रसून वाजपेयी के, इनके यूट्यूब चैनल की जब आप टारगेट ऑडियंस की अगर आप ऑडिट करवा लीजिए, तो भारत के दर्शकों की संख्या अगर इनके 100 लोगों ने देखा, वो 20 से 25 से ज्यादा नहीं निकलेगी। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। पाकिस्तान में ज्यादा होगी, पाकिस्तान होगा, युगांडा होगा, चाहे सीरिया होगा, चाहे लीबिया होगा, चाहे तुर्की होगा, कुछ भी होगा, भारत के 25% से ज्यादा लोग इनके दर्शक नहीं हैं। ये दावे की बात है। बिल्कुल ठीक। तो अब जैसे अब अगली सीट पर हम चलें जहां से बीजेपी गेन करने जा रही है, उत्तर प्रदेश के विषय में लगातार पहला फेज हुआ तो जी बीजेपी साफ हो रही है जी, बीजेपी को भारी नुकसान है जी, राजपूत नाराज है। दूसरा फेज आया तो जी इसमें तो भाजपा का कुछ है ही नहीं जी। दूसरे तीसरे फेज में आया ये तो यादव लैंड है, यादव का ये होगा। बहुत सारे नैरेटिव, पहले तो टर्नआउट हर फेज में नैरेटिव, ज्यादा वोट देना हो गया। दूसरे फेज में नैरेटिव सेट हुआ कि राजपूत नाराज है, हाँ, जहां पर तीसरा नैरेटिव सेट हुआ कि अब की बार अखिलेश यादव जी ने यादव मुसलमान से हटके बाकी लोगों को वोट दिए, ओबीसी पे, बाकी लोगों, बाकी विशेष कास्टों पे ज्यादा फोकस किया है। चौथा नैरेटिव में शुरू हुआ कि अब की बार मायावती जी ने भी जो सीटों का अपना अलॉटमेंट किया है या सीटें जो बांटी हैं, उसमें मुसलमान और जाटव को नहीं रखे और थर्ड कास्ट को दिया है। मुस्लिम को उन्होंने खूब सीटें दी हैं। देखिए यहाँ पर मैं 2 चीजें आपको बताऊं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं। अगर आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आप आकलन करेंगे तो यादव समाज में भी बहुत, आप समझिए आपस में यादव की मुलायम सिंह जी के आने के बाद उन्होंने जो यादवों को एक मंच दिया, एक उनको इज्जत मिली, मान मिला, उनकी सरकार आई तो सबने यादव लिखना शुरू किया। लेकिन यादवों में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, घोसी, अहीर, बाकी सब जैसे लोग हैं। तो उसमें भी अगर आप और डीपली जाएंगे तो वो यादव परिवार जो कि आज खेती बाड़ी से बाहर निकल चुके हैं या छोटे से लेकर बड़े शहरों में रह रहे हैं, देखिए आज उनका झुकाव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बहुत बड़ा है। और ग्रामीण समुदाय में भी अगर वो यादव को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसको ये भी नजर आ रहा है कि भाई अखिलेश जी ने जो 5 टिकट यादवों को दिए वो 5 के 5 सिर्फ उनके अपने ही परिवार के थे। तो पूरे आप देखिए ना, 25 करोड़ का जो राज्य हो, 80 लोकसभा सीटें जहां पर हो, जहां 63 सीटें आप लड़ रहे हो साहब, उसमें से आपको 5 यादव सिर्फ अपने परिवार के मिले। वो भी वही यादव मिले जो परिवार वो भी वही यादव मिले जो अपने परिवार के हैं। तो बाकी यादवों के लिए क्या है? तो आप बस उनके पीछे बस भेड़ हाँकते हुए चलिए।
आज का युवा यादव इसको महसूस करने लगा या आज भी बिल्कुल महसूस करने लगा जी। देखिए यादवों में वो आप क्या है कि बड़ा प्रोमिनेंटली चैनल वालों की, कैमरा वालों की, सबकी नजर उन पे जाती है कि जो खूब सारी स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के जो जितने भी यंग यादव उसके पीछे चलते हैं अखिलेश के, तो वो लगता है कि भाई सारा यादव उनके साथ है, लेकिन वो यादवों का 1% भी नहीं है। समाज है, इतना पैसे वाला भी है, इतना हाँ, भी है, और मैं आपको एक बात और बड़ी जिम्मेदारी तो जुड़ भी नहीं पाता। बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कहा ना, मैंने कहा नई प्रदेशों की कुछ राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियों पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। उसी का मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश से संबंधित बताता हूं कि इस चुनाव के बाद जब लगातार अखिलेश जी की ये 5वीं हार होगी साहब। देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं बने थे, उनके पिताजी ने उनको प्लेट में सजाकर सत्ता दी, राज्य दिया, पार्टी दी, सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया। उसके बाद होने वाले 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव वो हारे, 4 चुनाव लगातार हारे, निकाय सारे हारे। इस बार वो फिर हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। तो वो जो हारने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि समाजवादी परिवार ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा नहीं। समाजवादी परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर पारिवारिक विघटन हो सकता है। आज आप ये बात नोट कर लीजिए। पूर्व में भी देखा ही है। हाँ, पूर्व में, लेकिन कैच कहाँ है? कैच यहाँ है साहब कि वो विघटन जहां पहले एक बगावत आपको एक ऐसे चाचा की तरफ से दिखी जो कि सब को दिख रहा था कि हाँ जी शिवपाल जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं, शिवपाल जी ने बगावत कर दी। इस बार की बगावत नहीं होगी, इस बार की बगावत पार्टी पर कब्जा करने की होगी और वो राम गोपाल यादव करेंगे। आप आज नोट करके रख लीजिए। बहुत बड़ी बात हमारे मंच पे बता के जा रहे हैं वीके टॉक दुष्यंत जी की ऐसी संभावनाएं लगती हैं जो नेक्स्ट रिवोल्ट होगा। उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। वो रिवोल्ट नहीं होगा ना जी, वो रिवोल्ट नहीं होगा। देखिए रिवोल्ट किया शिवपाल यादव ने। अच्छा, फिर वहीं की वहीं ठीक है, शिवपाल यादव खाटी समाजवादी, जो बिल्कुल कहते हैं ना मुलायम सिंह यादव के चिन्हों पर चलने वाले बाहुबल के हिसाब से समाज के तमाम। राम गोपाल यादव दिमाग से खेल रहे हैं और आपको जब चौंकाने वाले नतीजे साहब 4 तारीख को दिखें, और अगर मैं अभी भी लगा रहा हूं अगर, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये नजर आए कि मैनपुरी से डिंपल यादव जी चुनाव हार रही हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी अपना चुनाव हार रहे हैं, तो साहब आप ये बात बिल्कुल दीवार पर लिखी इबारत की तरह तय मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ऊपर राम गोपाल यादव कब्जा करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक बताइए, मैं अपना गणित समझना चाह रहा हूँ आपसे। अखिलेश जी को क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसे चुनाव लड़ने की? उनको क्या ऐसा जो नैरेटिव चल रहे हैं उस नैरेटिव को उन्होंने विश्वास में ले लिया, यहाँ भाजपा नहीं आ रही है और कल तुम्हें लोकसभा से फिर नहीं पीएम बनने के लिए ना भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप अखिलेश यादव की मनस्थिति समझिए कि एक ऐसा नेता जिसको पारिवारिक रूप में या विरासत में पार्टी मिली बिना किसी हील हुज्जत के या बिना किसी मेहनत के, तो वो आज भी इतनी मेहनत करने का आदी नहीं है या सक्षम नहीं है जो मेहनत उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने करी थी। उन्होंने मेहनत करी, धूल धक्कड़ खाया। हाँ ठीक है, वो आज भी 12 बजे साहब सोकर उठते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, ये बात जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। तो आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कोई छोटी सी दुकान हो या छोटा सा कोई संस्थान हो या पार्टी हो या राजनीति हो, आप मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ सकते हैं। जब आप मेहनत से आप मन खींचेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। योगी और मोदी की दूसरी बात, हाँ बिल्कुल सभी मेहनत कर रहे हैं जी। योगी जी की मेहनत देख लीजिए साहब, योगी जी बिल्कुल, मोदी जी को बोले जाते हैं वो 75 साल ये वो, अरे भाई उस बंदे की मेहनत तो देख लो। और वो बिहार अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इनकी सीरियसनेस का आप पैमाना देखिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों के लिए बोला जाता है कि यूपी के लड़के, ठीक है। राहुल गांधी
योगी आदित्यनाथ से 2-3 साल बड़े ही होंगे। बड़े अखिलेश यादव एक आध साल उनके बराबर होंगे या उनसे 1 आध साल छोटे होंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए आज तक बोला गया कि यूपी के लौंडे या यूपी का लौंडा और सम्मान हैं? के साथ सम्मान की तरह उनका सम्मान है। क्यों क्यों वो सीरियसनेस, वो गंभीरता, सम्मान भी वो कमाया है। हाँ नहीं वो सिर्फ उनके भगवा वस्त्र धारण की बात नहीं है साहब। That is- उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब से वो लोकसभा के सदस्य बने तब से मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक उन्होंने एक जो अपना एक इमेज बनाई है, वो इमेज इतनी सीरियस लेवल पर है कि एक छोटे बच्चे से लेकर, एक यूथ से लेकर, एक उत्तर प्रदेश की लड़की से लेकर उत्तर प्रदेश की एक बूढ़ी माँ तक जी। उनको सम्मान की नजर से देखती है। तो ये सीरियसनेस ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है जो मैं अखिलेश जी के बारे में बता रहा था, अखिलेश जी ये चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव उनको पता है मेरे इट इज नॉट माई बॉल, मुझे लगता जाना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो यूपी और चुनाव हाँ, उनकी नजर है 2000 उनकी नजर है कि भाई 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एकमात्र विपक्षी पार्टी के या सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में योगी आदित्यनाथ के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के सामने या भाजपा के सामने खड़ी हो। वो उसी लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ही नहीं है। उन्होंने जो 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं वो भी इसीलिए दी हैं कि भाई कर्नाटक और तेलंगाना के नतीजों के बाद जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस की ओर एक नेशनल पार्टी होने की वजह से हो गया था, तो उन्होंने कहा भाई मेरा एमवाई समीकरण ना टूट जाए। उस एमवाई समीकरण को तोड़ने से बचाने के लिए उन्होंने 17 सीटें उनको प्लेट में सजा के दे दी। वो अलग बात है कि कांग्रेस को 17 कैंडिडेट ढूंढने में भी भैया परेशानी होने लगी, लेकिन वो 17 सीटें अखिलेश ने उनको इसलिए दी। दूसरा, आप एक बात और जान लीजिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी या अखिलेश ये प्रयास कर रहे हैं कि 2027 के आने वाले चुनाव की तैयारी के तहत वो यहां पर प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरे, मुस्लिम वोट के ऊपर उनका जो प्रभुत्व है, जो उनका कब्जा है वो बरकरार रहे, उसके हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को अभी तक सारे विश्लेषकों ने जो हाशिए पर डाल रखा है, आप साहब अगर आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, आप उनके प्रत्याशियों पर नजर डालिए। बसपा ने चुन चुन कर वो प्रत्याशी खड़े किए हैं या लेटर स्टेजेस में बदले हैं कि वो उनका प्रत्याशी जो है वो भाजपा के वोट नहीं काट रहा, इक्का दुक्का सीट पर हो सकता है काट रहा हो, उनका हर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का वोट काट रहा है। आपको क्या लगता है कि भाजपा के साथ कुछ समझौता है और अखिलेश जी देखिए ये नहीं देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई क्लोज डोर डील बसपा और भाजपा की हो, लेकिन आफ्टर ऑल बहन जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मुझे भी लगता है ठीक है, और वो राजनीति के मर्म को जानती हैं साहब। उनको पता है कि राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो आपके पास आपका नंबर गेम होना चाहिए, यानी कि वोट शेयर आपका इंटैक्ट रहना चाहिए। दूसरा, आपके पास विधानसभा या लोकसभा में सीटें होनी चाहिए। अखिलेश की तरह से वो भी जानती हैं कि इस बार उनको लोकसभा में कुछ नहीं मिलना। उनका टोटल लक्ष्य इस बात का है कि वो बसपा एक थर्ड फोर्स के रूप में जरूर नजर आए और सपा को अगर वो और पीछे खिसका सकें, सपा का नंबर 0 बटा सन्नाटा ला सकें, वो इसी योजना पर काम कर रही हैं और ये हो भी सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, कन्नौज में अखिलेश चुनाव हार सकते हैं, मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव हार सकती हैं। यहाँ से बातचीत से बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए, आप देख लीजिए ना, आप सीट टू सीट नजर डालिए साहब। आप ये देखिए लेटेस्ट अभी जो धनंजय सिंह वाला मामला हुआ, धनंजय सिंह वाले मामले में धनंजय का विड्रॉ करना, वो अपना उनकी कौन जो है उनके रामकृपाल सिंह की जीत प्रशस्त की ना उन्होंने। तो रामकृपाल की अगर जीत होती है तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात होगी। ये सीट छूट रही थी, बाद में ये फंस गई थी धनंजय की वजह से। हाँ, अब धनंजय सिंह के बाहर आते, धनंजय सिंह का झुकाव जिस तरफ हुआ, राजा भैया का बयान आ गया, उन्होंने बेंगलोर में जाके चाची से बात भी गई, जो भी बिल्कुल ये तो है। तो इन सब चीजों पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति
एकदम 4 तारीख को शीशे की तरह साफ होकर नजर आ जाएगी। मेरा अपना ये मानना है, दृष्टिकोण का जो आकलन है, सीट टू सीट हम लोगों ने जो मैपिंग करी है, जनता के बीच में जाके उनसे मिलकर जो बात की है, जो नब्ज हम निकाल कर लाए हैं, मेरा अपना ये मानना है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एनडीए को 76 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं। 76। जी, चलिए, ये तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और नहीं, मेरे लिए शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हैं मोदी जी के लिए और आपकी हार्डवर्किंग के लिए भी, जो आप सीट्स का आकलन कर रहे हैं। देखिए, हाँ, मैंने जो बात अपना शुरू की थी कि 9 स्टेट्स में बीजेपी को गेन होने जा रहा है, तो उसमें यूपी भी एक है। बहुत बहुत क्रिएटिव है और बहुत बहुत इट हैज अ मीनिंग, बहुत मीनिंगफुल है कि 9 स्टेट ओपन हो रहे हैं, तो 50 सीट की दरकार है। 50 सीट चाहिए, 50 सीट ही तो चाहिए 400 पूरी करने के लिए। देखिए, हमने जो सीट टू सीट आकलन किया हुआ है, मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये फिगर जो है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। हमारा अपना ये बड़ा विद कन्विक्शन मानना है साहब कि एनडीए को 415 सीटें इस चुनाव में मिलने जा रही हैं, प्लस माइनस आप 7 सीटें लगा लीजिए। वो 415 408 भी रह सकती हैं, वो 415 422 भी हो सकती हैं। ये फिगर आप नोट कर लीजिए। और मैं आपके दर्शकों से भी चाहूंगा कि हम 4 जून के बाद एक बार फिर यहीं पर इसी मंच पर भाई साहब के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तब आप देखिएगा। और अगर मुझे बहुत खुशी होगी कि भाई अगर हमारी फिगर मैच कर जाती है कि आपका जो आकलन है, आपकी मेहनत है ग्राउंड जीरो की, वो बिल्कुल चरितार्थ हो और जो आपने बताया वही दर्शक उसको उसी रूप में देखें और आदरणीय हमारे मोदी जी दोबारा इस देश के। देखिए जी, मोदी जी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना तो मतलब फॉरगॉन कंक्लूजन है, वो तो हर हालत में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शब्दों के साथ 400+ के आंकड़े के साथ, इस चीज के साथ बनना मैं कह रहा हूँ ना, वो जो बात कहते हैं बहुत कैलकुलेशंस की बात कहते हैं जी, वो हल्की बात नहीं करते। वो ठीक है कि आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कीजिए जी, मोदी जी ने कुछ वो फेंकू हैं जी, वो झूठ बोलते हैं जी। मैं आपसे एक सच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी, दुष्यंत चोपड़ा ऐसे चेयरपर्सन, संस्थापक दृष्टिकोण मीडिया जी, जब मोदी जी की ये घोषणा हुई थी पार्लियामेंट में कि अब की बार 400 पार, तो ये नैरेटिव या इन चीजों पे वर्किंग हर मीडिया हाउस ने या हर एक पत्रकार ने या चुनाव सर्वे से जुड़ी कंपनियों ने तब शुरू करी, या उससे पहले भी आपका कुछ आकलन इसके आसपास था? देखिए, मैं आप रहस्य उद्घाटन करवा रहे हैं यहाँ। मैं मतलब इस बात को बिल्कुल स्वीकार करना चाहूंगा कि जिस समय पर, जिस क्षण, जिस डेट पर मोदी जी ने संसद में घोषणा करी थी, उससे लगभग 10 दिन पहले हम लोगों ने जब अपनी सारी रिपोर्ट्स देश भर से जो आई, उनका जो आकलन किया था, और मैंने कहा ना, अगर आप ईमानदार विश्लेषण करें और ईमानदारी से मेहनत करके आंकड़ा निकाल कर जमीन से लाएं, तो आपके पास असली फिगर निकल कर आ जाती है। एक साइलेंट वेव, बहुत साइलेंट वेव मोदी जी के फेवर में है साहब। मोदी जी की घोषणा से 10 दिन पहले जो मैं फिगर आज आपके सामने बोल रहा हूं, हमारे पास वो फिगर मोदी जी की घोषणा से 10 दिन पहले भी दृष्टिकोण मीडिया के पास थी। और मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हमने ये चर्चा कर ली थी और हमने जहां रिपोर्ट देनी थी दे दी थी कि 415 सीटें एनडीए की आने जा रही हैं। ये सूचना जहां, मतलब आप ये मानकर चलिए कि ये हवाई बात नहीं थी, इसका पूरा आकलन था, ये साइलेंट वेव थी, है। और इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, थोड़ा सा विषयांतर नहीं होगा, जैसे यहां पर राजपूत वाला सिलसिला हुआ, पता लगा जी भाजपा के नेता सोम जी, संगीत सोम, वो नाराज हो गए। वहाँ राजस्थान में पता चला जी वो चूरू से टिकट नहीं मिली, कसवा जी चले गए, तो पता लगा जी जाट सारे नाराज हो गए। बाड़मेर में वो एक युवा एकदम से चुनाव में आ गया, तो लोगों ने कहा कैलाश चौधरी जो है वो चुनाव हार जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे 1984 का चुनाव एक विशेष परिस्थितियों में था, एक विशेष व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनको सहानुभूति के नाते, उनको श्रद्धांजलि के नाते
415 सीटें तब कांग्रेस को दी थी भारत की जनता ने। इस बार मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर, या मोदी जी के जो प्रति आज देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी से गुजरात से लेकर आप समझिए असम तक जो उन्होंने एक सम्मान कमाया है, प्यार कमाया है, या अपने लिए एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट की है जी पैन इंडिया लोगों के मन में, तो वो एक नेगेटिव श्रद्धांजलि के नाते कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी। इस बार एक पॉजिटिव वेव, एक पॉजिटिव अंडर करंट है, पॉजिटिव साइलेंट वेव है जो मोदी जी के फेवर में है। वो भाजपा को या एनडीए को 415 से ज्यादा की सीटें देने जा रही है। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने संगीत सोम या कैलाश चौधरी या कस्बा चूरू वाले कस्बा का मैंने जिक्र किया, या ऐसे और भी कई केसेस हैं साहब, आप ये जान लीजिए जब नतीजे आएंगे तब आप देखिएगा, मेरी ये बात नोट कर रख लीजिए कि अगर 100 वोट किसी भी भाजपा के कैंडिडेट को मिल रहे हैं, या भाजपा के 100 कैंडिडेट जीत रहे हैं, या एनडीए के 100 कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसमें से 95 केवल और केवल मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। बिल्कुल ठीक। जनता ने वोट मोदी को दिया है या दे रही है। पिछले 4 अभी तक जो फेजेस हुए हैं और जो 3 फेजेस बाकी हैं, पब्लिक जानने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। उन्होंने मोदी को वोट देना है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। यहां बिहार की उजियारपुर की लोकसभा सीट, नित्यानंद राय वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। स्पेशली जब खबर आई कि भाई इनका मामला गड़बड़ चल रहा है, अमित शाह वहां पर गए, बहुत बड़ी रैली की। उन्होंने रैली में कहा कि भाई ये तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, इनको हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो आप देखिए वहां कैंडिडेट के प्रति जो एक नाराजगी थी वो साफ परिलक्षित हो रही थी कि भाई ये कैंडिडेट की वजह से ये वाली सीट हार सकते हैं। लेकिन वहां की जनता से जब हम लोगों ने बात की, हमारी टीम ने बात की जाकर, तो उन्होंने कहा भैया बिल्कुल हमें नित्यानंद राय से नाराजगी है। उसने शक्ल नहीं दिखाई, उसने हमारे गांवों में काम नहीं किया, हमें उससे नाराजगी है। लेकिन भाई हम मोदी को हारता नहीं देख सकते। हम मोदी की वजह से मोदी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, नित्यानंद राय को वोट देंगे। कमोबेश ये स्थिति 100 में से 95 सीटों पर है, ऐसी सीटें जो भाजपा या एनडीए जीतने जा रहा है। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन जैसे आपने कहा कि मेरा भी यही क्वेश्चन है, स्पेशली जैसे थर्ड टाइम और जिनको भी टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में उनको लेकर रोष था, नाराजगी थी। कुछ लोगों की टिकट काट भी दिए, कुछ लोगों को रिपीट भी किया गया। पार्टी के अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ कि बूथ लेवल पे उतनी हार्ड वर्किंग नहीं हो पा रही है। संगठन के अंदर विधायक भी उतना काम नहीं कर रहे, जिला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष भी सब अपने नैरेटिव सेट करने में, सोशल मीडिया में अपने आप को दिखाने में तक तो रह जाते हैं। बट अब ग्राउंड जीरो वाली हार्ड वर्किंग नहीं है। बस मोदी के नाम पे लोग जीत लेते हैं। आज भी मोदी के नाम पे लोग निकल रहे हैं। शायद 5-7% वोट जो कमजोर निकल पा रहा है, वो इसलिए निकल पा रहा है कि शायद लोगों की मेहनत की कमी। बाकी 95% वोट ये लोग नहीं निकाल रहे, वो अब ऑटोमेटिकली मोदी जी जनता की अपने आप आ तो रही है। लेकिन जो लास्ट कैच होती है, जिसने हमारे जो ये 2-3 राउंड के इलेक्शन थे यूपी में, प्रथम, दूसरे द्वितीय चरण स्पेशली, जिनको थोड़ा-सा एक 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 डाउटफुल बनाया या कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क पे लाने की कोशिश करी, उसका कारण ही यही रहा। जो लो टर्नआउट था, वो ऐसा इंटरप्रेट हुआ या ऐसे ही ट्रांसलेट हुआ कि नेता लोग काम नहीं कर रहे। तो भाजपा के लिए इतना बड़ा संगठन हो जाना भी एक सेल्फ सुसाइड, कांग्रेस की तरह नेता रह गए हैं और संगठन में कार्यकर्ता खत्म होते जा रहे हैं। देखिए विषयांतर भी होगा और वो फिर हमारा कार्यक्रम बहुत लंबा खिंच जाएगा। उसके ऊपर चर्चा फिर कभी किसी विषय में करेंगे। लेकिन ये वाली बात तय है कि, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से 2014 में एक 180 क्लब हुआ था बीजेपी में, 2019 में 200 क्लब हुआ, आज भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा में या संगठन में फिर से वो क्लब 200 जो है वो एक्टिवेटेड है, जिसकी हार्दिक इच्छा है कि भाजपा की 200 सवा 200 सीटें आए, सरकार भाजपा ही बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ना हो। हाँ, या फिर बने तो बड़े हाशिए पे सरकार रहे कि हमारी पूछ रहे उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल ये नैरेटिव मतलब ये ये इस पर काफी लंबी चर्चा हो सकती है। अभी हम करेंगे तो कार्यक्रम आपका बहुत लंबा हो जाएगा।
वो अभी हम चर्चा पे। अच्छा, अब मेरे को जैसे अभी आपने बताया 415 से प्लस माइनस 7 रहेंगे। नॉर्दर्न बेल्ट्स को लेके हम हमेशा हमने डिस्कस किया है कि जो हिंदी बेल्ट्स है, वहाँ मोदी जी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूव किया है 2014 में भी। 19 में मोदी जी ने किया, कांग्रेस भाजपा ने भी इम्प्रूव किया है। उसी की बदौलत लोग सत्ता में भी रहे हैं। इस बार लेकिन जैसा मेरा अपना आभास है, वो आभास ऐसे है जिनमें टीवी डिबेट्स देखता हूँ या सोशल मीडिया में किसी जी जी। पत्रकार की सुनता हूँ, तो ऐसे ही नैरेटिव सेट होते हैं। आम आदमी की, आम जनता के भी ऐसे नैरेटिव सेट होते हैं जैसे मेरा हुआ। तो वहाँ कहीं न कहीं कुछ खलबली सी वो दिखाते हैं, चाहे यूपी की सीट्स को लेके, चाहे दिल्ली की सीट्स को लेके, चाहे 4-5 सीटों को लेके राजस्थान में। इसी तरह मतलब देखा जाए तो ये 15-20 सीटों का झोल-मोल कहीं न कहीं हिंदी भाषी भाषी प्रदेशों में दिखा रहे हैं। तो अगर ये 20 सीटें का गोल-मोल दिखाते हैं, तो 400 की तरफ जाने की बजाय भाजपा तो फिर वही 300 वाले आंकड़े के आस-पास रह जाती भाई साहब देखिए हमारी बातचीत जहाँ से शुरू हुई थी है। कि मैंने विपक्षी यही कह रहे हैं 400 आएंगी तो कहाँ से आएंगी, कोई ये नहीं कह रहा कि 272 तो आएंगी नहीं। आप मुझे एक बात बताइए साहब, मोदी जी की सरकार तो 272 पे भी बनती है। मैं कह रहा हूँ इन सब की ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में 5-10 सीटें कम हो रही हैं जी, हरियाणा में 1-2 कम हो रही हैं जी, यहाँ कम हो रही है जी, वहाँ कम हो रही है जी, 20-25-30 सीटें मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर मैं सोचूं, कल्पना करूं, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, दैट इज फॉर श्योर। खैर आपकी जो वर्किंग बता रही है हाँ, चर्चा भी आप ऐसा हो नहीं रहा, मान लीजिए 30 सीटें कम भी हो रही हैं, तो मैंने जो आपको 9 स्टेट बताई हैं वहां से भाजपा जितनी कम भी होंगी उससे ज्यादा सीटें लेने जा रही है। दैट मीन्स कि आज भाजपा इस स्थिति में है कि अगर नॉर्थ में जहां वो शीर्ष पर पहुंच चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट पर है, अगर उसको नुकसान भी होता है तब भी उसको कवर अप करने के लिए उसके पास जो बढ़ने की संभावनाएं है वहां पर बढ़ने का उसने इंतजाम कर रखा है साहब। उसको 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 आप चाहे कॉन्टिजेंसी प्लान मान लीजिए या उनका इंक्रीज मान लीजिए, अगर नॉर्थ वो रिटेन करती है भाजपा तो वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये भाजपा भी जानती है। आज देखिए भाजपा को अपने घटकों के साथ 540 सीटों पे लड़ रही है। हाँ, कांग्रेस अपने घटकों के साथ 460 और 60 तक ही रह बिल्कुल जी। तो इसका मतलब एक समय देखिए में जहाँ पे देखिए कांग्रेस थी, आज भाजपा पहुंच चुकी है, सौदे में पहुंच देखिए चुकी है। भारत का मतदाता पहले भी जागरूक था और अब तो सोशल मीडिया के जमाने में बहुत जागरूक हो गया, बहुत उसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है साहब। आज की डेट में उसको पता है कि वो प्रदेश की सरकार चुनने जा रहा है, मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री चुनने जाने जा रहा है और वो उसका वोट देने जा रहा है तो एकदम से ये एक व्यक्ति मतलब पर्सन सेंट्रिक चुनाव हो गया है कि प्रधानमंत्री अगर मुझे चुनना है तो या तो मुझे मोदी चुनना है या मुझे मोदी नहीं चुनना है। दो के अलावा तीसरी बात आज के चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। इतनी क्लियर कट डिमार्केशन है, इतनी मतलब प्रोमिनेंट रेखा खिंच चुकी है कि या तो कोई मोदी को चुनेगा या कोई मोदी को हराएगा। बिल्कुल ठीक बात। बिटवीन टू है, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो जितनी सीटें आनी है वो मोदी के नाम पर आनी है। आप देखिए कि भाजपा के नेताओं के अंदर कुंठा का कारण ही यही है कि अरे भाई हमारा छोड़िए इस विषय पर बाद में चर्चा करें, मैं बोलूंगा नहीं, विषयांतर हो जाएगा। और वैसे भी फिर अगर मैंने कुछ बोला तो कुछ नेताओं को बात चुभ जाएगी भाजपा के, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। हाँ। हमारी यार बात की फिर चर्चा होगी। ठीक है सर, से निकलना भी चाहिए। तो मूल रूप से मैं आपसे समझाऊं, योगी जी, मोदी जी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, 400 सीट प्लस की सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो उसके मुख्य कारण है, उसमें मुख्य कारण सबसे नंबर 1 है कि ऑपोजिशन के पास कोई फेस ही नहीं है। प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं है। दूसरा मुख्य कारण है जो उनकी बेनिफिशियरी की लिस्ट है, डिलीवरी टू द लास्ट पॉइंट टू द बेस्ट ऑफ हिज सक्सेस। उस पर तो मैं जी आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वही है, आपका कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तीसरी जो मुझे लगता है, जो अभी आपसे मैं कंक्लूड कर पाया, जो वैश्विक एक इमेज, जो वर्ड इमेज हमारी इंडिया की क्रिएट हुई है वर्ल्ड वाइड में, वो भी एक वोट बैंक है जो इनकी तरह बहुत बड़ा, स्वाभाविक रूप से बिल्कुल है। चौथा जो आपने मुझे बताया, जो आपकी चर्चाओं से मुझे लगा कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अब मोदी जी को
चौथे पांचवें अभी तक भी मिलता आया है, बट चौथे राउंड से मुझे लगता है चौथे पांचवें छठे राउंड में सातवें तक और आगे बढ़ता चला बिल्कुल जाएगा। बढ़ता चला जाए। उसके आगे जो मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट जो है हमेशा मोदी जी का साथ देते रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़ देंगे तो कभी हिंदी बेल्ट मोदी जी के साथ ऐसे ही खड़ा मिलेगा, जैसे बिल्कुल कि आप बिल्कुल कह रहे खड़ा हैं। रहे। और सातवां जो मुझे आपने बताया, साउथ इंडिया, एक ऐसे एवेन्यूज हम क्रिएट कर रहे हैं, 9 स्टेट जो आपने मुझे बताया बड़े लॉजिकल बताए कि सारी संभावनाओं को 400 प्लस के की और तमाम हानि और लाभ की, ये 9 स्टेट्स हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में सॉल्व करके जाएंगे। बिल्कुल करके जाए। स्पेशली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब में भी देखिए आपने जो बताया मेरे को, तो खैर सच में अच्छा लगा। और ऐसा होता है तो मैं तो आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आपकी टीम को भी शुभकामनाएं दूंगा आपके काम के जी। लिए। अब मैं दिल्ली पे आना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हमारे आदरणीय केजरीवाल जी माननीय न्यायालय के आदेश पे इंटरिम बेल पे फिर वापस आए। हम्म, अब आते ही उन्होंने फिर वही एक कुतर्कों का एक शिकंजा फैलाना शुरू कर दिया है। तो मेरा बस शॉर्ट में ये 2-3 प्रश्न है आपसे। क्या केजरीवाल जी को वापस आने से, कैंपेन-वैम्पेन में जाने से क्या भाजपा को कहीं हानि होने वाली है? मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा। जी, मैं तो कहूंगा कि जैसे अभी तक ये होता था ना कि राहुल गांधी को बोला जाता था कि भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं, जी, जी। तो भाजपा को एक और स्टार कैंपेनर मिल गया है साहब। अच्छा, आप हानि की बात कर रहे हैं, जी, मैं कह जी। रहा हूं भाजपा को एक स्टार कैंपेनर मिल गया है। हुँ, देखिए, जब तक केजरीवाल जेल के अंदर अपने कर्मों के चलते बंद थे, जी। तो बड़ा एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, अरे सिम्पैथी शेर को एक अंदर तरह से। बंद किया जी, हुआ है। नहीं नहीं, सिंपैथी का है कि हाँ, जी, हाँ। कोई सिंपैथी नहीं। सिंपैथी होती तो दिल्ली की हाँ, जनता बिल्कुल ठीक सड़कों पे बात है। निकल आती। बिल्कुल ठीक बात है। एन्जॉयमेंट एक बंदा थूकने तक नहीं आया। माफी चाहूंगा इन वर्ड का, आप बताइए ना कौन निकला? जी, कोई दिल्ली की सड़कों पर हंगामा हुआ, कुछ हुआ? पंजाब से 4 दिन बाद तो चल के भगवंत मान दिल्ली में आए थे। भगवान तो मुझे लगता है बहुत खुश होंगे। हाँ, उन्हें तो तो पूरा भाजपा को तो दूसरा स्टार कैंपेनर मिला है। रीजन बीइंग, नाउ केजरीवाल विल प्रूव दिस थिंग कि भाई अगर वो अंदर बंद थे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पा रहा था, या उनके बंद होने की वजह से मोदी नहीं जीत रहे थे। क्योंकि अब उनके बाहर आने के बाद भी, उनके वक्तव्य देने के बाद भी, उनके तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करने की प्रयासों के बावजूद, कुत्सित प्रयासों के बावजूद भी, भाजपा दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीतेगी। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि मेरा अपना ये मानना है कि पंजाब, 2 ही तो राज्य है ना जहां पर ये प्रोमिनेंटली आम आदमी पार्टी। जी, बिल्कुल ठीक बात। तो मैं तो कह रहा हूं पंजाब में ना तो कांग्रेस का खाता खुलेगा, ना आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा। 13 की 13 सीटें अकाली दल और भाजपा आपस में बांट कर ले जाएंगे साहब। और फिर दूसरी बात यार, आप देखिए ना, ये कहते हैं कि भाई क्या बोले, मोदी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, या 1 साल बाद चले जाएंगे, उसके बाद अमित शाह आ जाएगा। अरे भाई, तुम तो बीजेपी का काम आसान कर रहे हो। आपको याद होगा जब जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो विलेन के रूप में अडवाणी जी थे। जी, बिल्कुल ठीक ठीक है, बात। कहते यार अडवाणी आ जाएगा, अडवाणी आ जाएगा, अडवाणी आ जाएगा। अडवाणी जी बने नहीं, मोदी जी आ गए। तो यही कांग्रेसी, यही विपक्षी दल कहते यार अडवाणी जी इतने महान थे, हाँ, अटल जी तो बहुत ही बड़े महान थे। ठीक है, तो भाई आप मोदी तो बहुत सहिष्णु है भाई। आप 20 साल से उस व्यक्ति को पर्सनल लेवल पे, उनके पारिवारिक लेवल पे, उनको गालियों पे गालियां दिए जा रहे हो, उन पर लांछन पे लांछन लगा रहे हो। वो बेचारा चुपचाप सुनता आ रहा है 20 साल कभी से। अपना देश नहीं छोड़ा, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना? अपने संस्कार तो नहीं छोड़े। अगर अमित शाह आ गया तो तुम्हारी और जरा खाट खड़ी होगी भैया। और अमित शाह की जगह अगर योगी जी आ गए तो फिर सोच लो। अभी तो सोशल मीडिया पर चुटकुला चल तो रहा था कि भाई बीजेपी की 400 सीटें नहीं आएंगी और ये होगा वो होगा, प्रधानमंत्री मोदी हो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, बीजेपी की 400 सीटें अगर नहीं आई तो भाजपा ने फैसला किया है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये जो अभी कल जो केजरीवाल जी ने कहा कि अगले 5 साल का जो भाजपा का विवरण दे दिया, जब ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो निश्चित कर दिया उन्होंने पहली बात। हाँ बिल्कुल। एक बात तो निश्चित कर दी, ये कहा उन्होंने एंडोर्स कर दिया इस बात को उन्होंने कि एक्नॉलेज कर दिया, स्टैम्प दे दिया। बिल्कुल स्टैम्प लगा दे के प्रधानमंत्री तो बन गए। बन अब गए। प्रधानमंत्री के बनने के बाद लेकिन क्या होगा? 2 साल बाद वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और योगी को वो निपटारा देंगे। तो ये जो एक
चिड़चिड़ाहट है योगी जी को लेके, अमित शाह जी को लेके, या ऐसे जब नैरेटिव क्रिएट करे जा रहे हैं एक भाजपा के अंदर ही, देखिए मतलब साहब, प्रयास से हो रहा है। वो जो सिसोदिया जब वाला जो एंगर भाजपा ने थोड़ा सा छेड़ दिया, उसको लेके तो नाराज नहीं भाई होते साहब आप एक बात जान लीजिए, जहां तक योगी जी की बात है, तो योगी जी में और अमित शाह जी में कोई खटास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। योगी जी में और मोदी जी में बिल्कुल ही खटास नहीं है। काम करते हैं। अगर आप इतना मान लीजिए कि अगर जिस तरह से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके एक सिपा सलार के रूप में, उनके कमांडेंट के रूप में अगर एक तरफ योगी जी खड़े हैं तो दूसरी तरफ आज मोदी जी ब्रांड अमित शाह खड़े पा रहे हैं, तो उसके पीछे हैं। उनका अंदर का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, इतना स्मूथ है कि इन लोगों की कल्पना से भी बाहर है। जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, इनकी कल्पना से भी बाहर है। दूसरा प्रश्न मेरा दिल्ली को लेके आ रहा है कि तमाम अभी भाजपा के, कांग्रेस के नेता, इवन स्टेट प्रेसिडेंट लवली जी भी बड़े सम्मानित नेता दिल्ली के, नरसीम सिंह जी भी, तमाम अन्य नेता अभी भाजपा ज्वाइन कर गए इलेक्शन के बीच में ही। इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या लवली के खिलाफ कोई ईडी की रिपोर्ट है? नहीं है। नसीब भाई के, नसीब सिंह जी जो हैं, उनके खिलाफ कुछ है? कुछ नहीं। तो फिर इन लोगों ने क्यों ज्वाइन किया? राधिका खेड़ा है, उनके खिलाफ कोई ईडी है? गौरव वल्लभ के खिलाफ ईडी है क्या? रोहन गुप्ता के खिलाफ ईडी है क्या? बस ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है जी, ईडी से डरा दिया, ईडी से डरा दिया। देखिए, जहां तक लवली की बात है, वो ठीक है, वो पहले भी किन्हीं भी कारणों के चलते भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में चले गए, लेकिन लवली से भी इतर जो बाकी दो लोग आए हैं, विशेष रूप से नसीब सिंह विश्वासनगर के 3 बार विधायक रहे, खाटी कांग्रेसी हैं, बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा से ओत प्रोत, और पूरी तरह से उन कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया पूरे अपने राजनीतिक जीवन काल में। आज अगर नसीब सिंह जैसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई ईडी का दबाव नहीं है। उसके ऊपर दबाव यह है कि उसकी वो जो कुंठा है, उसकी जो अंदर एक विषाद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नहीं सर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत हल्का शब्द है साहब, जहर भरा हुआ है साहब, जहर भरा हुआ है। आप ये देखिए ना कि जिन लोगों के पैर के नीचे से जमीन खींच कर ले गया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ठीक है, जिस शीला दीक्षित के सिपे सलार यही लवली हुआ करते थे, यही नसीब सिंह हुआ कर, नसीब सिंह उनके वो थे शायद पॉलिटिकल एडवाइजर या सेक्रेटरी, कुछ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते थे। तो आप देखिए ना, उन शीला दीक्षित के ऊपर जिस व्यक्ति ने इतने गंभीर आरोप लगाए, तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति को कैसे नसीब सिंह जैसे लोग झेल रहे होंगे भाई। तो स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस छोड़कर आएंगे। आज कांग्रेस का जो कम्युनिस्टीकरण हो जा रहा है, कम्युनिस्ट की तरफ चले जा रही है ना, और आम आदमी पार्टी, इसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, दे आर एनार्किस्ट। वो तो खुल के कहता है केजरीवाल तो बोलता है मैं तो एनार्किस्ट हूं। जो व्यक्ति 26 जनवरी की परेड रोकने के लिए प्रयास कर सकता है और खुल के कहता है कि मैं संविधान के ऊपर हूं, मैं तो कहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पता नहीं क्या सोचकर उस व्यक्ति को ऐसा विषय, पता नहीं अब ये ईश्वर जानता है क्या मैरिज। अरे भाई, ईश्वर जानता है या वो जानता है? आम आदमी में बड़ा गंदा नैरेटिव क्रिएट हुआ है। बिल्कुल हुआ है। मतलब इसमें हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है माननीय न्यायालय से, हम नहीं जानते उस भाई, और मैं कहता हूं केजरीवाल को अंदर करें या ना करें, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, भाई उसको भी छोड़ दो यार, 1 तारीख तक के लिए सोरेन को भी छोड़ दो, असम वाले को भी छोड़ दो, सरदार जी बंद जो है दिल्ली, वो अरे सोरेन को तो छोड़ ही दो, कम से कम दोनों मुख्यमंत्री थे, उसने तो बेचारे ने इतनी नैतिकता दिखाई कि गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दिया। लालू जी ने भी दिखाई है, तमाम सभी ने दिखाई, और ये विधर्मी तो अभी तक बना हुआ है। उसके बाद अपनी पत्नी की तरफ कर दिया। तब हम लोकतंत्र ये सोचना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को, अपनी पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए, पता नहीं किस तरह से क्या चीजें वशीभूत क्या है। चलिए क्या साहब, इन चर्चाओं में आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा मैं कि जो चर्चा आपके साथ रही और जो आपने नंबर बताए, मुझे लगता है भाजपा के लिए तो बहुत ही शुभ संदेश देने वाला है, और देश के लिए भी शुभ संदेश देने वाला है। एक आखिरी प्रश्न और मेरे मुझ में आ गया, बस उसका लेके फिर उसको आज की में खत्म कर कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया आपका।
जी। राघव चड्ढा जी कहाँ है जनाब? राघव चड्ढा, ना मीडिया बता रहा, ना कांग्रेस बता रही, ना भाजपा बता रही, ना आप पार्टी बता रही है। देखिए जी, ऐसा क्या हो गया? ये चुनाव निपट जाने दीजिए, नई सरकार को शपथ ले लेने दीजिए केंद्रीय स्तर पे, जब दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएंगे तिबारा से नरेंद्र मोदी, उसके बाद दिल्ली का शराब घोटाला तो अभी तक सबकी नजर में आ ही चुका है। इससे बहुत बड़े बड़े कई घोटाले अभी तो NIA का भी सबूतों के साथ सामने आएंगे, और आज वो ही जनता जो कि भले किसी भी नाते केजरीवाल को हार पहनाने जेल के बाहर पहुंच गई थी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैरोल पर आया उसको ऐसे अब पहुंच रहे हो, चलो ठीक है पहुंचे। भीड़ का कंसेप्ट तो आप राघव चड्ढा से आपने बात शुरू की साहब, राघव चड्ढा इज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द मनी, जो पैसा, जो अकूत धनराशि भ्रष्टाचार से आम आदमी पार्टी ने यहां दिल्ली में भ्रष्टाचार करके कमाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर कमाई है, उस पैसे का समायोजन भी तो करना है। समायोजन अपने लिए कर रहा है या आपके लिए कर रहा है? देखिए जी, जब तक वो उसको लगेगा कि हाँ मेरी खाल बची हुई है, तब तक आम आदमी पार्टी के लिए करेगा, और जब देखेगा मेरी खाल जा रही है तो साहब 1 मिनट में वो केजरीवाल का भी बाप है पलटी खाएगा, अप्रूवर बनेगा, और केजरीवाल को एकदम कटघरे में खड़ा करने वाला पहला व्यक्ति राघव चड्ढा होगा। या उसका सुना या तो विदेश से अब आएगा नहीं, तमाम पैसा उसके पास है। दूसरा सुना है कि हो सकता है पंजाब में जो म्यूटनी हो या डिफरेंस जो क्रिएट हो, उसका वो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कोई म्यूटनी कुछ नहीं जी। कैसे आप पार्टी 2 में तोड़ जाए? आम पार्टी के तो 2 की जगह 4 टुकड़े हों, उसमें क्या बात है? उसमें राघव चड्ढा का क्या रोल है भाई? राघव मतलब कहीं ना कहीं किसी पार्टी से डिफरेंस होकर आपको कमजोर करने के लिए? नहीं, कुछ नहीं जी। वो सिर्फ अपनी खाल बचाएगा, जब तक वो पैसे को इधर दाएं बाएं कर पाएगा करेगा, नहीं तो अपनी खाल बचाएगा। लेकिन फिर भी एक अचरज तो एक सोशल मीडिया पे बैठ के तो हमें राघव चड्ढा जो कि सुपर मुख्यमंत्री था पंजाब, केजरीवाल जी के साथ राइट हैंड था, सिर्फ दिन में 4। अरे राघव चड्ढा को आप पूछे जा रहे हो, स्वाति मालीवाल कहाँ है ये बताओ ना। ये बात भी है, बहुत बड़ी चर्चा की, स्वाति मालीवाल नहीं दिख रही। वो अपनी बहन की सेवा के लिए अमेरिका गई थी, कहाँ है? गायब है साहब। मुझे लगता है इनके पीछे भी हमारी एजेंसी। सबसे पहला मैं अभी घोषणा करके जा रहा हूं, सबसे पहले 24,000 या 700, सॉरी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, 24,700 या 27,400, दोनों में से एक फिगर है। जल निगम का घोटाला अभी तो बहुत बड़ा घोटाला एकदम सामने आने वाला है, जिसमें राघव चड्ढा और ये माननीय केजरीवाल जी महाराज एकदम सीधे फंसेंगे, सीधे फंसेंगे। वो पिन्नू जो कनाडा वाला जो आतंकवादी, वो तो है ही है, वो तो है ही। कहा ना कि 14 से 22 के बीच में तमाम ने पैसा दिया केजरीवाल जी। तो भाई जो व्यक्ति मतलब भुल्लर की रिहाई के लिए चिट्ठी लिख रहा है, गवर्नर को चिट्ठी लिख रहा है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश लोग कह रहे हैं कि भाई आदतन अपराधी नहीं है। जो व्यक्ति 26 जनवरी की परेड रोकने के लिए कर रहा है, क्या परिभाषा है? नहीं, आदतन की परिभाषा क्या है कि भाई जो व्यक्ति रोज जेब काट रहा है, जो रोज चोरी कर रहा है या रोज डाका डाल रहा है, आदतन का पार्ट नहीं है। पहला अपराध में हमेशा गैर आदतन ही माना जाएगा। तुम्हें हमेशा वहां पर हम एलिजिबल फॉर बिल। पहले अपराध में तो चलो आप छूट दे रहे हो कि भाई ये आपका पहला अपराध है, हम आपको सुधरने का मौका दे रहे हैं। एक के बाद कितने ऐसे प्रकरण हैं। ग्रेविटी तो देखो, आप किस पोस्ट पे बैठ के आप मैसेज क्या दे रहे हैं। आप ऐसे चीफ मिनिस्टर एक छोटा भी अपराध करते हैं, उसको बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। और मैं से आम आदमी बड़ा अपराध भी करता हूँ तो भी मुझे, पर मैं इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखता हूँ कई बार कि भाई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ा हो कि चल भाई तू भी जाकर अपना देख ले, जो अजमा ले। सुप्रीम कोर्ट अब इन नैरेटिव के लिए थोड़ी बैठा हुआ है, तो ये गलत है ना। देखिए ओवरऑल आज भी भारतवर्ष में न्यायपालिका के ऊपर लोगों का भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत आदर मान की नजर से देखा जाता है। लेकिन इस टाइप के जो निर्णय लिए गए हैं पिछले कुछ समय में, और विशेष रूप से केजरीवाल को जेल पैरोल पे छोड़ा जाना, या तो पहली बार, और वो भी सुओ मोटो, वो तो बेल मांग ही नहीं रहा केजरीवाल, लेकिन कोर्ट करे ना आप जाओ जी, जाओ प्रचार करो जी, करो सब कुछ करो। अरे यार फिर हेमंत सोरेन को छोड़ दो भैया, वो मांग ही रहे सर। प्रचार करना तो फंडामेंटल राइट नहीं है, वोट डालना तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है। उसका भी 13 तारीख को, बाकी सारे अपराधियों को भी छोड़ दो, आप कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरा भी अब
को भी पेरोल पर जाओ, जिसका चुनाव है 2 दिन की आपको छुट्टी दी जाती है, अपने गांव जाओ, वोट डाल के आओ, वोट डाल के आओ और वापस आ जाना भैया। वो भी कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। चलिए सर, आज की इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं जी बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ कि आपने जो कहा वो सच हो। भाजपा 415 प्लस माइनस 7 के आसपास देखे और चांद जी को हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने देश के और देश को उसी विकास पथ पे ले जाए जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है। भारत तीसरी व्यवस्था के रूप में दिखे, ग्लोबल शक्ति के रूप में दिखे और हमारे दुष्यंत चोपड़ा जी और दृष्टिकोण मीडिया इसी तरह के कार्य करके समाज में अपना नाम और अपना दायित्व ऐसे ही बढ़ाती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you very धन्यवाद, much. बहुत बहुत धन्यवाद।